नमस्कार, एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और एक नई जानकारी देने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। त्योहारों का मौसम चल रहा है और त्यौहार मनाए जा रहे हैं और जो आने वाले त्यौहार हैं, ईश्वर आपको सभी इस तरीके से सुख और समृद्धि प्रदान करें। और इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं एक अहम जानकारी देने वाला हूँ कि दहेज प्रथा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो 498 ए केस हैं, इनमें वारंट कब जारी होता है। वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होना है और इसको स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही एक ही जानकारी होगी जो हो सकता है आपके स्किप करने से वो मिस हो जाए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी तक मैंने जो भी बताए हैं वो हमने ये बताए हैं कि महिलाओं के प्रति जो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो हमारे कानून बना के रखे हैं वो उनके लिए कैसे वो लाभकारी है, कैसे वो महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो हस्बैंड है, जो पति है, अगर जो मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, अगर जो कोई मिथ्या आरोप के साथ, कोई गलत आरोप के साथ कोई मुकदमा कोई मुकदमा पत्नी ने अगर जो दाखिल कर दिया है, तो उस स्थिति में अगर जो पति है तो कैसे बचे। जाहिर से तौर पे है कि अगर जो कोई प्रार्थना पत्र पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध किसी थाने में या किसी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उस पर अगर जो कार्यवाही अग्रसारित कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में एक बेगुनाह पति जिसने वो कोई कृत्य नहीं किया है, कोई अपराध नहीं कारित किया है, लेकिन वो भी लीगल प्रोसीडिंग का जो भुक्तभोगी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर जो आपकी जानकारी में है यानी कि पति की जानकारी में है, अगर जो कहीं से छूट गया है, तो वो न्यायालय के सामने कैसे आना चाहिए, न्यायालय उस पर क्या विचार करेगी, कैसे जानने वाला। इन्हीं सब सारी चीज़ों के साथ और सारे फैक्ट के साथ मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूँ। सामान्यतः तौर पे मैंने ये जो देखा है, जो मैं प्रॉब्लम जो फेस करता हूँ, जो समाज में जो घटित घटनाओं के आधारित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो जो सामने जो मेरे सामने जो समझ के निकल के आती हैं, जो जिन पे मैं अवलोकन कर पाता हूँ और आखिर उस समस्याओं का हल कहाँ से आता है, तो जो मेरे द्वारा जो मैं महसूस करता हूँ और वो मैं बताने का आपके सामने प्रयास करता हूँ कि अगर जो ये जो समस्याएं घटित हो रही हैं, इनका अगर जो हल कैसे निकाला जाए, कैसे इनसे बचा जाए, इन्हीं सब चीज़ों पर आपके सामने आपके साथ चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूं। मैं हूं ब्रजरंजन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो अभी तक मैंने किसी वीडियो में ऐसी जानकारी नहीं दी है, तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा और पूरा देखिएगा कि आखिर इसमें समस्या जो घटित होती हैं उनका उपचार क्या है, उनका हल कैसे निकलता है, आखिर क्या किया जाए। तो अगर जो ये घटना आती है कि अगर जो कोई 498 ए है या डोमेस्टिक वायलेंस है या जो दहेज प्रथा जो संबंधी जो धाराएं अगर जो लगी हुई हैं, तो अगर जो ऐसे वाद में आपकी नॉन प्रेजेंस में, आपके अनुपस्थिति में अगर जो कोई आदेश, अगर जो कोई आपके खिलाफ वारंट का आदेश पारित हो गया है, तो उस वारंट के आदेश से आपको कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे आपको अगर जो कोई थोड़ी देर के लिए अगर जो ये मान लिया जाए कि पति ने अगर जो किसी कारणवश या किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने पर कोई प्रार्थना पत्र थाने में या कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है और उस पर अगर जो कार्यवाही अग्रसारित हो गई है, तो कार्यवाही तो अग्रसारित हो गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसके परिणाम होंगे वो पति को भुगतने पड़ेंगे। तो पति को ऐसे अगर जो कोई कृत्य या कोई काम या कोई अपराध उसने कोई भी नहीं ऐसा जो विधि के द्वारा जो मनाही हो, जो विधि के द्वारा जो दंडित है, ऐसा कोई अपराध नहीं कारित किया है, तो ऐसी स्थिति में कैसे करना चाहिए, उसको कैसे बचना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में अगर जो कहें तो वो जो अपराध उसने नहीं कारित किया गया, उस अपराध की भी सज़ा उसको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यह है कि अगर जो थाने में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है पत्नी के द्वारा, तो पति बुलाया जाएगा थाने में कि ये घटना, ये आरोप आपके पत्नी ने आपके ऊपर लगाए हुए हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है। सर्वप्रथम जो भी आपके पास उसके साक्ष्य या जो भी आपके रिकॉर्डिंग या जो भी आपके पास उसके जो फ़ोटो हो, इन सभी के साथ, सारे साक्ष्यों के साथ आप थाने में जाइए, उपस्थित होइए, अपनी अपनी बात रखिए जाके। अगर जो उसके बाद भी अगर जो कोई तरीके से किसी तरीके से अगर जो बात नहीं बनती है, तो उसके अलावा भी पुलिस उसी दिन या सेम डे कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेगी, वहीं से फिर आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर जो प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी तो सबसे पहले पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर की वही जनरल धाराएं होंगी जो सामान्यतः तौर पे हर एक एफआईआर में लिखी होती है। 498 है जो मारपीट की और गाली गलौज की घटनाएँ होती हैं। इन्हीं घटनाओं के साथ में एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको पारिवारिक समझौता
सुलह समझौता केंद्र में उसको भेजा जाएगा। सुलह समझौता केंद्र में आपको और आपकी पत्नी के साथ एक बात करने का है और एक आपस में सुलह समझौता करने का एक समुचित अवसर दिया जाएगा। उस समुचित अवसर में अगर जो आप लाभ लेना चाहते हैं, तो अगर जो उसका आप लाभ लेना चाहते हो, तो अगर जो सुलह हो जाती है किसी तरीके से आप दोनों के बीच में, तब तो ठीक है, वेरी गुड है। क्योंकि हर किसी का प्रयास रहता है कि पति पत्नी में जो अनबन हुई है, उस अनबन के कारण किसी का जो पारिवारिक जो गृहस्थी है, जो उसका घर परिवार है, उसका ना बिखरे। और अगर जो किसी कारणों से अगर जो सुलह समझौता नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जो पारिवारिक सुलह समझौता केंद्र होगी, उसकी रिपोर्ट थाने को भेज दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही अग्रसारित करती है। कहने का मतलब फिर पति या और उनके अन्य रिश्तेदारों वगैरह के बयान लेके पति के विरुद्ध या उनके परिवार वालों के विरुद्ध जो अभियोग है वो पंजीकृत कर देती है। तो बात हुई यहाँ तक कि तो अब अभियोग पंजीकृत हो गया। पंजीकृत होने के बाद फिर उसमें आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित हो जाता है और आरोप पत्र प्रेषित होने के उपरांत न्यायालय उस पर संज्ञान लेती है। और न्यायालय यहाँ तक कि तो ठीक है, न्यायालय ने अगर संज्ञान ले लिया है तो ठीक है। अगर जो आरोप है या मिथ्या आरोप है या कोई अगर जो डिफेक्ट रहता है चार्जशीट में, ये चार्जशीट में सही तरीके से संकलन नहीं हो पाता है, तो कोर्ट चार्जशीट को वापस भी भेज सकती है उस विवेचना अधिकारी पे, जो भार साधक अधिकारी है जिसने की जो विवेचना किया है, उसको पास वापस भेज सकती है। तो जो भी डाउट होंगे, जो डिफेक्ट होंगे, वो रिमूव करके फिर दोबारा कोर्ट के न्यायालय के सामने आरोप पत्र को प्रस्तुत करेगा। आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत फिर उस पर न्यायालय उस पर संज्ञान लेगी। न्यायालय संज्ञान लेने के उपरांत फिर आपको सम्मन भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई आरोप या कोई मुकदमा या कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, तो उसकी जानकारी पति को दी जाए। तो पति को जानकारी देने के उपरांत पति को जब जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जब ये सम्मन उसको बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, या सभी से मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अगर जो कोर्ट से कोई अगर जो सम्मन आना है, अगर जो कोई कोर्ट से सम्मन आया है, तो उसको रिसीव करना चाहिए। और रिसीव करने के बाद उस पर जो डेट लिखी होगी, जो भी सम्मन में जो सारी प्रोसीडिंग और जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो फुलफिल होने चाहिए। वो मैंने दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मैं मूल पॉइंट से, जो आज के जो बिंदु है उस पर से हटके मैं दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे, जो आज के वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो अगर जो सम्मन आपने प्राप्त कर लिया, आपको जानकारी हो गई है, और वो सम्मन आपकी प्राप्त सम्मन की जानकारी आपने रिसीव कर लिया है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में चली जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कहाँ से होगी। लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट अब आपके विरुद्ध यहाँ से शुरू हो जाएगी कि अगर जो आप सम्मन में कोर्ट नहीं जाए। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि सम्मन जब रिसीव होता है, सम्मन रिसीव होने के उपरांत हस्बैंड जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कैसे भी इग्नोर करें, किसी की सलाह पे इग्नोर करें या अपने आप इग्नोर करें, या उनको सही उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्मन की अवहेलना की जाती है। सम्मन को आमतौर पर जनरली लोग समझते हैं कि बहुत ही हल्की चीज़ है, जबकि सम्मन ही सबसे असली चीज़ होती है कि अगर जो जिसको आपने हल्के में लिया है, वही आपके लिए खतरनाक बन जाती है। तो उस खतरनाक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर जो सम्मन आपने रिसीव कर लिया जाए, क्योंकि आपने रिसीव कर लिया है, तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट को चली जाएगी। तो कोर्ट ये देखेगी कि मेरे द्वारा सम्मन भेजा गया है और सम्मन भेजने के बाद हमने किसी को जो बुलाया है तो वो नहीं आया। आमतौर पे छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद इमेजिन करिए, आप अपने आप में बड़े हैं, या आप कहीं ऑफिस में या अपने घर में या परिवार में, हर जगह एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में आप सुपीरियर हैं, ऊपर हैं। आप किसी छोटे को जो आपके पद में और आपके पद से जो छोटे वाले पद पे छोटे वाले पद का जो व्यक्ति है, उसको आप कोई काम कहिए या आप उससे कोई छोटा सा काम कहिए आने के लिए, जो वो आपको वो काम या आपके बुलाने पे वो ना आए, कारण कुछ भी हो, किसी काम के लिए भी आप बुलाएं, अगर जो आपके बुलाने पे वो ना आए तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा प्रतीत होगा? सेम वही चीज़ कोर्ट में है। कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट बॉडी है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था में न्यायालय की स्थापना हुई है, और न्यायालय के आदेश को
अगर जो कोई ना माने तो उसका परिणाम क्या होगा। तो कोर्ट यही देखती है, सद्भावना पूर्वक कोर्ट किसी व्यक्ति को जरिए सम्मन बुलाती है, कोई भी बिना कोई फोर्सिव एक्शन लिए हुए, जबकि कोर्ट को ये पावर है कि अगर किसी को भी चाहे वो फोर्सबली किसी को बुला सकती है, लेकिन फोर्सबली ना बुला के सिंपली सम्मन के जरिए उसको तलब करती है, बुलाती है। लेकिन हस्बैंड जो है फिर भी इसको इग्नोर कर जाते हैं। आमतौर पे मैंने ये जो देखा है, सम्मन की अवहेलना कर जाते हैं और सम्मन पे कोई भी अपीयर नहीं होता है। कहने का मतलब अगर जो सम्मन पे कोई भी अगर जो अपीयर हो जाए तो हो सकता है कि आगे जो उसकी लीगल प्रोसीडिंग चलेगी, उस लीगल प्रोसीडिंग में उस पर उस हस्बैंड पे या हस्बैंड के रिश्तेदारों पे उतना वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जो प्रभाव नहीं पड़ेगा तो एक जो गुड फेथ है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो उसके फेवर में बना रहता है। सम्मन ने उसकी अवहेलना कर दी और सम्मन पे आपने कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, ना होते चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आप किसी अपने अधिवक्ता को या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को कोर्ट में आपको जाके अपीयर होना चाहिए, जो वो कोर्ट में बता सके कि जिसके नाम पे सम्मन गया था वो किसी अपरिहार्य कारणों से वो कोर्ट में आ नहीं सकता है। तो इसमें किसी तरीके से कुछ उसमें रेमेडी मिल सकती है, कुछ उसमें टेम्परेचर जो है उसका कम हो सकता है। लेकिन अगर जो ऐसा भी नहीं किया जाता है, अब सम्मन जाने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट चली जाती है कि ये हस्बैंड या उसके रिश्तेदारों ने सम्मन रिसीव कर दिया है। अच्छा, सम्मन रिसीव करते तो आपके उसमें साइन होते हैं, साइन दे के फिर उस पर कोर्ट अब आगे कि आपको BW वारंट जारी कर देती है, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि जो हस्बैंड है या उनके जो रिलेटिव हैं मेरे द्वारा बुलाए जाने पर काफ़ी वो ढीठ प्रकृति के हैं, और ये भी हो सकता है कि ढीठ प्रकृति की इतनी हो गई कि दोबारा अब हम सम्मन भेजने से वो ना भी हैं। तो कोर्ट इसमें फिर आपको फोर्सिव एक्शन लेती है, BW वारंट जारी करती है। लेकिन फिर भी BW वारंट पे फिर भी इतनी गुंजाइश रहती है कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ तक ये भी नहीं सही होता, तो हस्बैंड क्या करते हैं, BW वारंट के भी वैसे ही अवहेलना कर देते हैं जैसे कि सम्मन के अवहेलना करते हैं। और अगर जो अवहेलना कर दी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो उस पर डेट लिखी होती है, जो उस पर जो पेशी होती है, जो तारीख लिखी होती है, उस डेट पे भी वो अपीयर नहीं होते हैं। ना कोई उनका अधिवक्ता जाता है, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आप किस कारण से या किस अपरिहार्य कारण से आप कहीं व्यस्त हैं या आप नहीं आ सकते हैं। तो कोर्ट तो यही समझेगी कि आपको हो बहुत ही ढीठ प्रकृति के व्यक्ति हैं, साथ में आपके रिश्तेदार हो। तो FIR में इंक्लूडिंग जो चार्जशीट में जिसके ग्राउंड पे अगर जो विवेचना होकर कोर्ट के सामने आई है, तो चार्जशीट में जो भी नाम होंगे, जितने भी नाम होंगे जो अपीयर नहीं होंगे, उनके विरुद्ध फिर आगे से वो NBW जारी कर देगी। कहने का मतलब है गैर जमानती वारंट, वो वारंट जिसमें कि बाहर से यानी कि बिना जेल जाए, बिना जेल गए हुए जमानत नहीं हो सकती। उसमें जमानत करने के लिए वो कोर्ट के विवेकाधिकार पे निर्भर है कि वो 1 दिन के लिए भेजती है, 2 दिन के लिए भेजती है कि 10 दिन के लिए या 20 दिन 15 दिन, जैसा भी आपके जो अपराध की धाराएं होंगी उस आधार पे फिर जेल में आपको भेजती है। क्यों, कहने का मतलब ये है कि NBW जब जारी हो जाता है तो बिना जेल गए हुए जमानत नहीं हो पाती है। अगर जो होती है तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई चर्चा के साथ, एक नई समस्या के साथ, जिसमें कि आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद एंड जय हिंद।